हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका योर एडुकेटर। सो आज हम लोग कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लास्ट 10 इयर्स में निट के पेपर में आया है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं निट के पेपर में उससे रिलेटेड फर्दर और इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करें, ताकि जो नए क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके फ्यूचर एग्जाम में वो भी आप रेडी कर पाए। ठीक है। तो अभी ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, रिवीजन फेज में होंगे, वो रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा जो है सेक्शन इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड यकीन मानिए, हर बार देखा गया है कि उसी टॉपिक से जो है फर्दर और इन्फॉर्मेशन जो है डिमांड करता है निट। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो नेट का पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। बस आपको कंसिस्टेंसी रखना है और पेपर प्रैक्टिस करते जाना है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं जो है सेक्शन वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज आपके लिए जो है पीवाईक्यू लेकर आऊं। और इससे क्या होगा, आपका एक टॉपिक जो है पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देखा जाएगा। हम लोग देखेंगे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक इतना कोई टफ पेपर नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न्स में थोड़ा चेंजेस आया है। अभी मैचिंग में, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो है डिमांड करता है आपसे। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके आप मतलब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबको ही पता है कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रिमिटिव सेल, यानी कि नेचर ने सबसे पहले जो सेल बनाया था वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और फिर नेचर जो है कमियों को पूरा करते करते जो है एक दिन कंप्लीट सेल बना देता है, जिसको हम यूकैरियोट कहते हैं। तो ऑब्वियस है, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट में बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, ये सब एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यहाँ पे 70s होता है और यहाँ पे राइबोसोम 80s होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड बोला है, यानी जो नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, मैंने अभी अभी कहा कि सारे सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं, राइबोसोम तो प्रेजेंट रहता है। मेसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन का ही अंदर जो है कुछ फोल्डिंग्स होते हैं जो कि एनर्जी देने का काम करते हैं, जिसको मेसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए, एक कैटेगरी जो है आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि सेल ऑर्गेनली को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 हिस्से में। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि कौन सा ऑर्गेनली ऐसा है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, कौन से ऑर्गेनली ऐसे है जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, और कौन से ऐसे ऑर्गेनली है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये वाला चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इजी रहेगा आपको याद रखने में। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेंट्रियोल के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, लिख देती हूँ पूरा मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनके पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और मेसोसोम्स, मैंने कहा था मेसोसोम आपके ये जो है ना, ये बैक्टीरिया के पास होता है, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि अंदर का जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी का फोल्डिंग्स होता है, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन कैटेगरी में है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन में आते हैं, न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन, एंड क्लोरोप्लास्ट, ये होता है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए
ये चीज दिमाग में रहेगा और मैच द कॉलम में आने लगा है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप जो है उसको आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड क्या है इसका आंसर? राइबोसोम, सेंट्रियोल। अब ढूंढते हैं यहाँ पे, तो देखिए राइबोसोम थर्ड नंबर ऑप्शन है, हो गया हमारा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट होता है अगर सेल का सेल वॉल हटा दिया जाए, यानी कि सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिलाकर जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज प्रोटोप्लास्ट। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन है विदाउट सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल को हटा दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बचता है वो कहलाता है हमारा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, सेल विदाउट सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2015 का क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनली विथ मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी आ गया, तो मेम्ब्रेन जो है ना, अब यहाँ सिंगल और डबल मेम्ब्रेन को नहीं अलग किया है, सिर्फ मेम्ब्रेन बोला है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे जिस ऑप्शन में राइबोसोम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइसोसोम, गोल्जी पाइटस, माइटोकॉन्ड्रिया, यही आंसर लग रहा है मुझे, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूक्लियाई हम नहीं कंसिडर करते न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम तो विदाउट मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहाँ पे भी क्रोमोसोम आ गया है, राइबोसोम आ गया, ये भी नहीं होगा, न्यूक्लियाई आ गया, राइबोसोम आ गया। तो राइबोसोम को अगर आप ढूंढ लिए ना तो आंसर कर पाएंगे। तो राइबोसोम जो है वो नो मेम्ब्रेन है, तो वो इसका ऑप्शन नहीं होना है, उसको नहीं बनना है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो इस आंसर क्या हो गया? लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबके पास जो है मेम्ब्रेन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। अब इसमें से सेल वॉल किसके, अब देखिए आपको ये ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है इस सेल का नहीं है, ये जो है क्वेश्चन हो सकता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो या प्लांट किंगडम का हो, है ना। लेकिन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये आपके सेल का ही टॉपिक है। तो अब देखिए दो ऐसे सेल, लिविंग सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दो ऐसे सेल है, पहला है माइकोप्लाज्मा और दूसरा है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.3 माइक्रोन, या फिर माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इतना छोटा होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर है, लेकिन इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल एब्सेंट किसके पास है? तो आंसर है माइकोप्लाज्मा, ओके। तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा, इसके जो है डायमीटर को लेके भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनली। अब देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आंसर तो आप कर लेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम। लेकिन इस टॉपिक से ना बहुत तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइसोसोम बनाते हैं। तो लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन। अभी अभी मैंने जो है आपको सारे कैटेगरी वाइज समझाए थे, कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है ना पीएच एसिडिक पाए जाते हैं, ठीक है। कितना पीएच होता है? 4.5 से 5 के अप्रॉक्स एसिडिक पीएच होते हैं। और एंजाइम्स कौन से होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 60 होते हैं, ठीक है। इतने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हर तरह की चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो या कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि इसके पास प्रोटीएज नाम का भी एंजाइम होता है, लाइपेज नाम का भी एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेज नाम का भी एंजाइम होता है। तो हर तरह के चीजों को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी रखता है लाइसोसोम, ओके। अब लाइसोसोम को इसी वजह से सुसाइडल बैग कहा जाता है, या फिर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए इसके बाद आते हैं कि ओरिजिन कहाँ से होता है। ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि लाइसोसोम का ओरिजिन कौन करता है? तो आंसर है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन लाइसोसोम के प्रोटीन्स जो बनते हैं, अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं मैक्सिमम प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल
प्रोटीन, है ना, कौन बनाता है? तो आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और यही जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोसेस करता है गोल्जी बॉडी, और उसके बाद वेसिकल्स के थ्रू ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट पे भी आप ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो फर्दर मतलब एडेड इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब देखिए लाइसोसोम के अंदर इतने सारे एंजाइम्स होते हैं और ये सारे एंजाइम एसिडिक पीएच में एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी उसी पीएच पे वो काम करते हैं। अब ये एंजाइम्स, ये मेम्ब्रेन तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो इस मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करने का तो पावर रखता होगा ना, लेकिन लाइसोसोम खुद को डाइजेस्ट नहीं करता, है ना। तो ये क्यों, कैसे हो रहा है? तो ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं और जो लिपिड होते हैं मेम्ब्रेन के, वो ग्लाइकोलाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, प्रिवेंट द प्लाज्मा में, सॉरी नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रिवेंट द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइजेशन। तो ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रिवेंट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है लाइसोसोम से रिलेटेड। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप, ये तो सही है ना। तीन चीजें याद रखना है आपको, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन से बना होता है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और फंगस का सेल वॉल जो है या फंजी का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। सेकेंड है, पिली एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब देखिए यही पॉइंट है जो गलत है। मोटिलिटी जो होता है ना बैक्टीरिया का, वो कौन देता है? फ्लैजिला देता है। अब जैसे कि हम ये बैक्टीरिया ड्रॉ किए, चलिए ये हो गया इसका फ्लैजिला, दिस इज फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, तो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके ऊपर ना, बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे ना अटैचमेंट का काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को सरफेस, किसी भी सरफेस से अटैच करने का काम करेगा फिम्ब्रे। और आप इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, वो होता है पिली। और पिली क्या करता है? आपने सुना होगा, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर करता है। तो ये जो डीएनए ट्रांसफर होता है ना, ये सेक्स पिली के द्वारा होता है, जिस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं, डीएनए कंजुगेशन। ठीक है, तो ये पिली का काम है ये सब काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में जो होते हैं वो होता है पिली, फिम्ब्रे एंड फ्लैजिला। तो पिले जो है वो कंजुगेशन यानी डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करता है, दूसरा फिम्ब्रे, फिम्ब्रे अटैचमेंट का काम करता है, और मोटिलिटी का काम करता है फ्लैजिला। ओके, तो बैक्टीरिया में हमने ये तीन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया पिली एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल। सही बात है, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ वेल वॉल लेस, अभी अभी मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारे लिए सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मिसमैच। अब यहाँ पे हम लोग ना कुछ मिसमैच देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है ना वो सेल से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे हमने सेल के अंदर ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, आते हैं चलिए गैस वैक्यूल्स। तो देखिए कुछ ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया के पास गैस वैक्यूल्स होते हैं, जो कि उनको बायंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें तो मिसमैच ढूंढना है, तो ये तो सही है बात, है ना। ला सेंट्रल वैक्यूल। अब देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वैक्यूल्स, इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोर सेल सैप एंड न्यूट और एंड वेस्टेज भी कह सकते हैं, सेल वेस्टेज, सेल वेस्ट।
ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये सेल सैप क्या होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट, पिगमेंट्स, सब कुछ होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेल जिसको अपने चीजों को स्टोर करके रखना पड़ता है, ऐसे सेल में तो मेरे दिमाग में तो प्लांट ही आता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपने सारे न्यूट्रिएंट वगैरह को स्टोर करके रखता है सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है बीच में, एकदम बीचों बीच सेल के, जिसकी वजह से सेल का भी साइज बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमल के पास वैक्यूल नहीं होते, एनिमल के पास भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, बिकॉज एनिमल सेल को जो है स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड नाम का एक फ्लूइड बहता रहता है, जिसके पास हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो सेल जो है उससे तुरंत अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्यूल हमारे पास भी है। तो यहाँ पे लिखा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, जो कि गलत ऑप्शन है, बिकॉज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ढूंढ लिया आंसर। अब लेकिन फिर भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, ये तो सही बात है, बिकॉज हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा यूकैरियोट के अंदर आता है, और मिथानोजेंस जो है वो आर्के बैक्टीरिया बनाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स है। तो ये भी सही ऑप्शन है, तो हमारा गलत ऑप्शन जो है वो हमने मैच कर लिया। ठीक है, वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजी। अब देखिए फंजी के लिए क्या रॉन्ग है। तो फंगी जो है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम पढ़े तो जो है 5 तरह के, है ना, किंगडम पाए जाते हैं। एक होता है किंगडम मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, थर्ड होता है फंजी, फिर होता है प्लांटे, एंड लास्ट है एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंगडम मोनेरा है, सारे बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आता है, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो सारे प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ये किंगडम मोनेरा का कैरेक्टर है। इसके बाद जितने भी है ना, ये सारे यूकैरियोट्स है। ठीक है, और इसमें से यूकैरियोट यूनिसेलुलर अगर हम बात करें तो वो प्रोटिस्टा है। फंजी यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। प्लांटे मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर। तो अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, सही बात है ना, ये तो सही बात है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। दूसरा, ऑल फंजी प्रोसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, गलत बात है। सेल, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप बाय हर्ट याद कर लेंगे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से, और फंजी का सेल वॉल काइटिन से बना है। तो यहाँ पे आंसर होगा काइटिन, यानी कि फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है, जो कि एक पॉलीमर होता है। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि काइटिन किसका पॉलीमर है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, और हमें तो यही ढूंढना है, गलत ऑप्शन को ही। ठीक है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, यस, फंगे जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, बिकॉज इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत तरह के होते हैं। पैरासाइटिक भी होता है फंजी, सैप्रोफाइटिक भी होता है, और सिम्बायोटिक भी होता है। पैरासाइटिक मतलब कि जो एक दूसरे को, होस्ट को नुकसान करके फंजी अगर खुद को बेनिफिट कर रहा है, वो होता है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक वेस्ट डिकम्पोज मैटर पे जो ग्रो करता है ना, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफाइटिक, यानी कि वेस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करना। और सिम्बायोटिक मतलब कि जो जैसे कि हम आपको भी बेनिफिट कर रहे हैं, खुद को भी बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को भी बेनिफिट करना और खुद को भी बेनिफिट करना है, नुकसान किसी का नहीं करना। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। अब देखिए, अगर
यहाँ पे पूछता कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम कहते कि हाँ, साइटोप्लाज्म से होता है, लेकिन एनर्जी का बात हो रहा है कि एनर्जी कौन सा सेल ऑर्गेनली है जहाँ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, रिलीज होता है। तो सबको ही पता है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। जितना भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। अब देखिए बैक्टीरिया के ऊपर तीन तरह के लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाला जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होता है सेल वॉल, और सबसे ऊपर जो है कैप्सूल, जिसमें चिपचिपा सा, अगर हम बात करें चिपचिपा सा स्ट्रक्चर देने वाला, तो वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ये स्टिकी नेचर देता है बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया जो है वो सरफेस से चिपक सके। ठीक है, तो ये स्टिकी नेचर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। देखिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, डेफिनेट सेल वॉल नहीं है इसके पास, पैथोजन टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा होता है और पीपीएलओ होता है, जो कि सेल वॉल नहीं कंटेन करता, और साथ ही में वो इन्फेक्शियस भी होता है, और स्मॉलेस्ट तो है ही, इन्फेक्शियस भी होता है प्लांट और एनिमल के लिए, और इसको जो है ना ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। तो आंसर है माइकोप्लाज्मा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 13. The concept of omnicellulae e-cellula regarding cell division was first proposed by. अब देखिए हमने पढ़ा था मॉडर्न सेल थ्योरी, है ना, मॉडर्न सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जो कि एक कंबाइंड थ्योरी था। किसका था? सिचलाइडन एंड स्वान का कंबाइंड थ्योरी था, जो कि 1838 और 1839 में आया था, जिसमें से आपके कुछ मॉडर्न सेल थ्योरीज होंगे, है ना। उसमें से एक थ्योरी ऐसा था इनके इनके द्वारा कि सेल जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, अचानक से आ जाता है, जिसको सही करते हुए रडल वर्चो ने बताया था, वर्चो इन 1855, कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सेल अचानक नहीं आते, सेल जो है, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल जो है हमेशा जो है पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं ना वहीं से आता है, अचानक से पैदा नहीं होता, ऑटोमेटिकली नहीं आता। इसी को कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो कि रडल वर्चो ने दिया था, और यही सेल मॉडर्न सेल थ्योरी में जुड़ा भी बाद में जाके। ठीक है, तो रडल वर्चो जो है कॉन्सेप्ट लाए थे ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इनकरेक्ट, मुझे ढूंढना है, दिमाग में रहे ये बात। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो देखिए ये तीनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑब्वियस सा बात है कि इनके ब्रेकडाउन यानी बाय प्रोडक्ट्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन, वो परमिएबल होगा। सही बात है। ठीक है, सेकेंड आता है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए ईटीसी का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, जो कि गलत है। बिकॉज ये होता है, देखिए डबल मेम्ब्रेन कैटेगरी में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना वो इस तरह का फोल्डिंग कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, और इसी फोल्डिंग्स के अंदर जो होता है मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसको हम F0 F1 ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ठीक है, या पंप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन पंप का काम करता है। ठीक है, और यही क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। ओके, तो ये जो है ना ये कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ना वो सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू
जो है ट्रांसफर होते हैं और एटीपी सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो है ये कहाँ हो रहा है, हमारा इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो एंजाइम्स फॉर ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंडक्ट करने वाला जो एंजाइम्स होता है वो हमारे इनर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। तो ये पॉइंट हो गया गलत और हमारे लिए यही हो गया सही आंसर। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ना सेमी ऑटोनॉमस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए। ठीक है, और इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है। और ये अपना डीएनए क्यों रखता है अपने पास, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं एनर्जी देने के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना अपना एंजाइम खुद बनाता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, तो अपना इसके पास कोड्स है बनाने के लिए, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा एंजाइम्स बनाना है, वो सब के लिए। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है, ये अपना एंजाइम खुद भी बनाता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, बिकॉज इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। और यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जैसा होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वैसा राइबोसोम इसके पास होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग, सही बात है, देखिए इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, तो इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, बिकॉज इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। चलिए ये यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। अब देखिए ऐसे 3 सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए होता है, एक होता है न्यूक्लियस, सभी को पता है न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, या क्रोमैटिन्स कह सकते हैं हम, हाँ क्रोमैटिन्स होते हैं, और इसके पास अपना डीएनए होता है। पूरे सेल को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो रेस्पिरेशन कराता है, और रेस्पिरेशन कराने के लिए उसके पास अपना डीएनए है जो अपना एंजाइम्स खुद बनाता है, राइबोसोम्स भी इसके पास अपने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कराता है, और फूड बनाने का प्रोसेस में भी बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, इसीलिए ये भी अपना डीएनए रखता है और अपना राइबोसोम रखता है। ठीक है, राइबोसोम तो यहाँ भी होते हैं, तो ये 70S राइबोसोम होता है, यहाँ पे भी 70S राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ऐसे 3 सेल ऑर्गेनेली है जो कि अपने अपने जो है जिसके पास अपना अपना डीएनए है। तो हमें यहाँ क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए, यानी कि हम लोग को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इन तीनों में से किसी का भी नाम ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो आ गया, सेकंड ऑप्शन में भी क्लोरोप्लास्ट आ गया है, थर्ड ऑप्शन में लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हाँ, यहाँ ये इसके पास दोनों के पास ही डीएनए नहीं होता है, तो यही सही ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया आ गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सब कुछ क्लियर है। तो आज का जो हम ना सेक्शन यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका पार्ट 1 था, जहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को फॉलो करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही मुझे प्यार देंगे तो आगे भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरीज पे वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।